अदला बदली दूसरे को बदलने की इच्छा का क्या होता है परिणाम। राजीव की शह के कारण घर के खाने को देखकर दोनों बच्चे नाक भौं चढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी चिप्स, चॉकलेट और चाउमीन जैसी बेकार चीजों को खाने की इच्छा पूरी करने के लिए उनके पापा सदा तैयार जो रहते हैं। मेरे पति राजीव के अच्छे स्वभाव की परिचित और रिश्तेदार सभी खूब तारीफ करते हैं। उन सब का कहना है कि राजीव बड़ी से बड़ी समस्या के सामने भी उलझन, चिढ़, गुस्से और परेशानी का शिकार नहीं बनते। उनकी समझदारी और सहनशीलता के सब कायल हैं। शादी के 3 दिन बाद का एक किस्सा है। हनीमून मनाने के लिए हम टैक्सी से स्टेशन पहुंचे। हमारे 2 सूटकेस कुली ने उठाए और 5 मिनट में प्लेटफार्म तक पहुंचाकर जब मजदूरी के पूरे 100 रुपए मांगे तो नईनवेली दुल्हन होने के बावजूद मैं उस कुली से भिड़ गई। मेरे शहंशाह पति ने कुछ मिनट तो हमें झगड़ने दिया, फिर बड़ी दरियादिली से 100 का नोट उसे पकड़ाते हुए मुझे समझाया, यार अलका, केवल 100 रुपए के लिए अपना मूड खराब न करो। पैसों को हाथ के मैल जितना महत्व दोगी तो सुखी रहोगी। किसी चालाक आदमी के हाथों लुटने में क्या समझदारी है? मैंने चिढ़कर पूछा था। उसे चालाक न समझकर गरीबी से मजबूर एक इंसान समझोगी तो तुम्हारे मन का गुस्सा फौरन उड़नछू हो जाएगा। गाड़ी आ जाने के कारण मैं उस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाई थी, पर गाड़ी में बैठने के बाद मैंने उन्हें उस भिखारी का किस्सा जरूर सुना दिया जो कभी बहुत अमीर होता था। एक स्मार्ट स्वस्थ भिखारी से प्रभावित होकर किसी सेठानी ने उसे अच्छा भोजन कराया, नए कपड़े दिए और अंत में 100 का नोट पकड़ाते हुए बोली, तुम शक्ल सूरत और व्यवहार से तो अच्छे खानदान के लगते हो, फिर यह भीख मांगने की नौबत कैसे आ गई? मेम साहब, जैसे आपने मुझ पर बिना बात इतना खर्चा किया है, वैसी ही मूर्खता वर्षों तक करके मैं अमीर से भिखारी बन गया हूँ। भिखारी ने उस सेठानी का मजाक सा उड़ाया और 100 का नोट लेकर चलता बना था। इस किस्से को सुनाकर मैंने उन पर व्यंग्य किया था, पर उन्हें समझाने का मेरा प्रयास पूरी तरह से बेकार गया। मेरे पास उड़ाने के लिए दौलत है ही कहाँ? राजीव बोले, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी पैसों का मोह छोड़ो और जिंदगी का रस पीने की कला सीखो। उसी दिन मुझे एहसास हो गया था कि इस इंसान के साथ जिंदगी गुजारना कभी भी जी का जंजाल जरूर बना करेगा। मेरा वह डर सही निकला। कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कैसा भी नुकसान हो जाए, उन्हें चिंता और परेशानी छूते तक नहीं। आज की तेजतर्रार दुनिया में लोग उन्हें भोला और सरल इंसान बताते हैं, पर मैं उन्हें अव्यावहारिक और असफल इंसान मानती हूँ। अरे, दुनिया की चालाकियों को समझो। अपने और बच्चों के भविष्य की फिक्र करना शुरू करो। आपकी अक्ल काम नहीं करती तो मेरी सलाह पर चलने लगो। अगर यूं ही ढीले ढाले इंसान बनकर जीते रहे तो इज्जत, दौलत, शोहरत जैसी बातें हमारे लिए सपना बनकर रह जाएंगी। ऐसी सलाह देकर मैं हजारों बार अपना गला बैठा चुकी हूं, पर राजीव के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बेटा मोहित अब 7 साल का हो गया है और बेटी नेहा 4 साल की होने वाली है। अपने ढीले ढाले पिता की छत्रछाया में ये दोनों भी बिगड़ने लगे हैं। मैं रात दिन चिल्लाती हूं, पर मेरी बात न बच्चों के पापा सुनते हैं, न ही बच्चे। राजीव की शह के कारण घर के खाने को देखकर दोनों बच्चे नाक भौं चढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी चिप्स, चॉकलेट और चाउमीन जैसी बेकार चीजों को खाने की इच्छा पूरी करने के लिए उनके पापा सदा तैयार जो रहते हैं। यार, कुछ नहीं होगा, उनकी सेहत को दुनिया भर के बच्चे ऐसी ही चीजें खाकर खुश होते हैं। बच्चे मनमसोस कर जिएं, यह ठीक नहीं होगा उनके विकास के लिए। उनकी ऐसी दलीलें मेरे तन बदन में आग लगा देती हैं। इन चीजों में विटामिन, मिनरल नहीं होते। बच्चे इन्हें खाकर बीमार पड़ जाएंगे, जिंदगी भर कमजोर रहेंगे। देखो, जीवन देना और उसे चलाना प्रकृति की जिम्मेदारी है। तुम नाहक चिंता मत करो। उनकी इस तरह की दलीलें सुनकर मैं खुद पर झुंझला पड़ती।
राजीव को जिंदगी में ऊंचा उठकर कुछ बनने, कुछ कर दिखाने की चाह बिल्कुल नहीं है। अपनी प्राइवेट कंपनी में प्रमोशन के लिए वह जरा भी हाथ पैर नहीं मारते। बॉस को खाने पर बुलाओ, उसे दिवाली पर महंगा उपहार दो, उसकी चमचागिरी करो, मेरे यूं समझाने का इन पर कोई असर नहीं होता। समझाने के एक्सपर्ट मेरे पतिदेव उल्टा मुझे समझाने लगते हैं। मन का संतोष और घर में हंसी खुशी का प्यार भरा माहौल सबसे बड़ी पूंजी है। जो मेरे हिस्से में है वह मुझसे कोई छीन नहीं सकता और लालच मैं करता नहीं। लेकिन इंसान को तरक्की करने के लिए हाथ पैर तो मारते रहना चाहिए। अरे, इंसान के हाथ पैर मारने से कहीं कुछ हासिल होता है? मेरा मानना है कि वक्त से पहले और पुरुषार्थ से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। उनकी इस तरह की दलीलों के आगे मेरी एक नहीं चलती। उनकी ऐसी सोच के कारण मुझे नहीं लगता कि अपने घर में सुख सुविधा की सारी चीजें देखने का मेरा सपना कभी पूरा होगा, जबकि घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को मैं बड़ी गंभीरता से लेती हूँ। हर चीज अपनी जगह रखी हो, साफ सफाई पूरी हो, कपड़े सब साफ और प्रेस किए हों, सब लोग साफ सुथरे व स्मार्ट नजर आए, जैसी बातों का मुझे बहुत ख्याल रहता है। मैं घर आए मेहमान को नुक्स निकालने या हंसने का कोई मौका नहीं देना चाहती हूँ। अपनी लापरवाही व गलत आदतों के कारण बच्चे व राजीव मुझसे काफी डांट खाते हैं। राजीव की गलत प्रतिक्रिया के कारण मेरा बच्चों को कस कर रखना कमजोर पड़ता जा रहा है। यार, क्यों रात दिन साफ सफाई का रोना रोती हमारे पीछे पड़ी रहती हो? अरे, घर रिलैक्स करने की जगह है। दूसरों की आंखों में सम्मान पाने के चक्कर में हमारा बैंड मत बजाओ प्लीज। बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करके राजीव दुनिया वालों से कितनी भी वाहवाही लूट लें, पर मैं उनकी डायलॉगबाजी से बेहद तंग आ चुकी हूँ। अलका, तुम तेरा मेरा बहुत करती हो, जरा सोचो कि हम इस दुनिया में क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि लोगों से प्यार का संबंध नुकसान उठाकर भी बना। अपने अह को छोड़कर जीवन धारा में हंसी खुशी बहना सीखो। राजीव के मुंह से ऐसे संवाद सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर व्यावहारिक जिंदगी में इनके सहारे चलना नामुमकिन है। बहुत तंग और दुखी होकर कभी भी मैं सोचती हूँ कि भाड़ में जाएं ये तीनों और इनकी गलत आदतें। मैं भी अपना खून जलाना बंद कर लापरवाही से जीऊंगी, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। देखकर मरी मक्खी निगलना मुझसे कभी नहीं हो सकता। मैं शोर मचाते मचाते एक दिन मर जाऊंगी, पर मेरे साहब आखिरी दिन तक मुझे समझाते रहेंगे, पर बदलेंगे रत्ती भर नहीं। जीवन के अपने सिखाने के ढंग हैं। घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान की आंखों पर पड़े पर्दे उठ जाते हैं। हमारी समझ से विकास का शायद यही मुख्य तरीका है। कुछ दिन पहले मोहित को बुखार हुआ तो उसे दवा दिलाई, पर फायदा नहीं हुआ। अगले दिन उसे उल्टियां होने लगीं तो हम उसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले गए। इसे मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार हुआ है। फौरन अच्छे अस्पताल में भर्ती कराना बेहद जरूरी है। डॉक्टर की चेतावनी सुनकर हम दोनों एकदम से घबरा उठे थे। एक बड़े अस्पताल के आईसीयू में मोहित को भर्ती करा दिया। फौरन इलाज शुरू हो जाने के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई। उस पर गहरी बेहोशी छा गई और बुखार भी तेज हो गया। आपके बेटे की जान को खतरा है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। डॉक्टर के इन शब्दों को सुनकर राजीव एकदम से टूट गए। मैंने अपने पति को पहली बार सुबकियां लेकर रोते देखा। चेहरा बुरी तरह मुरझा गया और आत्मविश्वास पूरी तरह खो गया। मोहित को कुछ नहीं होना चाहिए अलका। उसे किसी भी तरह से बचा लो, यही बात दोहराते हुए वह बार बार आंसू बहाने लगते। मेरे लिए उनका हौसला बनाए रखना बहुत कठिन हो गया।
मोहित की हालत में जब 48 घंटे बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ तो राजीव बात बेबात पर अस्पताल के कर्मचारियों, नर्सों व डॉक्टरों से झगड़ने लगे। हमारे बे हमारे बेटे की ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं। ये सब राजीव का पारा थोड़ी थोड़ी देर बाद चढ़ जाता। सब बेफिक्री से चाय पीते, गप्पे मारते यूं बैठे हैं मानो मेले में आए हों। एकाध पिटेगा मेरे हाथ से तो ही इन्हें अक्ल आएगी। राजीव के गुस्से को नियंत्रण में रखने के लिए मुझे उन्हें बार बार समझाना पड़ता। जब वह उदासी, निराशा और दुख के कुएं में डूबने लगते तो भी उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए मैं उन्हें लेक्चर देती। मैं भी बहुत परेशान व चिंतित थी पर उनके सामने मुझे हिम्मत दिखानी पड़ती। एक रात अस्पताल की बेंच पर बैठे हुए मुझे अचानक एहसास हुआ कि मोहित की बीमारी में हम दोनों ने भूमिकाएं अदल दी थीं। वह शोर मचाने वाले परेशान इंसान हो गए थे और मैं उन्हें समझाने व लेक्चर देने वाली टीचर बन गई थी। मैं ये समझकर बहुत हैरान हुई कि उन दिनों में बिल्कुल राजीव के सुर में सुर मिला रही थी। मेरा सारा जोर इस बात पर होता कि किसी भी तरह से राजीव का गुस्सा, तनाव, चिढ़, निराशा या उदासी छंट जाए। 4 दिन बाद जाकर मोहित की हालत में कुछ सुधार लगा और वह धीरे धीरे हमें व चीजों को पहचानने लगा था। बुखार भी धीरे धीरे कम हो रहा था। मोहित के ठीक होने के साथ ही राजीव में उनके पुराने व्यक्तित्व की झलक उभरने लगी। एक शाम जानबूझकर मैंने गुस्सा भरी आवाज में उनसे कहा, मोहित ठीक तो हो रहा है, पर मैं इस अस्पताल के डॉक्टरों व दूसरे स्टाफ से खुश नहीं हूँ। ये लोग लापरवाह हैं, बस लंबा चौड़ा बिल बनाने में माहिर हैं। यार अलका, बेकार में गुस्सा मत हो, यह तो देखो कि इन पर काम का कितना जोर है। रही बात खर्चे की तो तुम फिक्र क्यों करती हो? पैसे को हाथ का मैल। उन्हें पुराने सुर में बोलता देख मैं मुस्कराए बिना नहीं रह सकी। मेरी प्रतिक्रिया गुस्से और चिढ़ से भरी नहीं है। यह नोट करके मेरे मन का एक हिस्सा बड़ी सुखद हैरानी महसूस कर रहा था। मोहित 15 दिन अस्पताल में रहकर घर लौटा तो हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। जल्दी ही सब कुछ पहले जैसा हो जाने वाला था पर मैं एक मायने में बिल्कुल बदल चुकी थी। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं समझती थी, अब मेरी समझ का हिस्सा बन चुकी थीं। मोहित की बीमारी के शुरुआती दिनों में राजीव ने मेरी और मैंने राजीव की भूमिका बखूबी निभाई थी। मेरी समझ में आया कि जब जीवन साथी आदतन शिकायत, नाराजगी, गुस्से जैसे नकारात्मक भावों का शिकार बना रहता हो तो दूसरा प्रतिक्रिया स्वरूप समझाने व लेक्चर देने लगता है। घर गृहस्थी में संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा होना जरूरी भी है। दोनों एक सुर में बोलें तो यह संतुलन बिगड़ता है। मोहित की बीमारी के कारण मैं भी बहुत परेशान थी। राजीव को संभालने के चक्कर में मैं उन्हें समझाती थी और वैसा करते हुए मेरा आंतरिक तनाव, बेचैनी व दुख घटता था। इस तथ्य की खोज व समझ मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। आजकल मैं सचमुच बदल गई हूँ और बहुत रिलैक्स व खुश होकर घर की जिम्मेदारियां निभा रही हूँ। राजीव व अपनी भूमिकाओं की अदला-बदली करने में मुझे महारत हासिल होती जा रही है और यह काम मैं बड़े हल्के फुल्के अंदाज में मन ही मन मुस्कराते हुए करती हूँ। हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने ढंग से जीना चाहता है। अपने को बदलना ही बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं, लेकिन दूसरे को बदलने की इच्छा से घर का माहौल बिगड़ता है और बदलाव आता भी नहीं। अपने इस अनुभव के आधार पर इन बातों को मैंने मन में बिठा लिया है और अब शोर मचाकर राजीव का लेक्चर सुनने के बजाय मैं प्यार भरे मीठे व्यवहार के बल पर नेहा, मोहित और उनसे काम लेने की कला सीख गई हूँ।
पिपासा, कैसे हुई थी कमल की मौत? मदन की जिंदगी में चमेली का आना किसी सुनहरी धूप से कम न था। उस पर कमल ने उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। पर कमल की रहस्यमयी मौत क्या उसे अशांत कर पाई? सुबह के तकरीबन 9 बजे होंगे। भैंसों को चारासानी पानी करके दूध दुहकर ग्राहकों को बांटकर मदन खाट पर जाकर लेट गया था। पल दो पल में ही धूप उसके बदन पर लिपटकर अंगंग सहलाकर गर्माहट बढ़ाने लगी। मदन को गुदगुदी सी होने लगी थी। वह जैसे अपनी दोनों बाहों में धूप को समेटकर हौले से मुस्करा उठा। 30 साल का मदन इतना भी रूखा या पत्थर दिल नहीं था, मगर अभी तक किसी को अपने दिल की बात कहकर अपना बना ही नहीं सका था। मदन का पूरा बदन धूप की शरारतों से इठला ही रहा था। तभी अचानक किसी ने बाहर खटखट की आवाज सुनकर मदन चौंक गया। अब कौन आया होगा, यह सवाल खुद से करता हुआ वह झट से करवट बदलकर पलटा और खाट पर से उठकर जमीन खड़ा हुआ। जल्दी से वह बाहर गया तो देखते ही पहचान गया। अरे चमेली, तुम? हाँ, मैं चमेली, कहकर उस युवती ने अपने पास खड़े 4 से 5 बरस के बालक की कलाई को झिंझोड़कर कहा। चमेली मदन की दूर की रिश्तेदार थी। उसका विवाह जिला गाजियाबाद में हुआ था। और इस समय कुछ तो ऐसा हुआ था कि सारी दुनिया छोड़कर वह बस मदन के दरवाजे पर खड़ी थी। मदन ने उसे भीतर बुला लिया। कुछ ही देर बाद मदन को बाहर कुछ आवाजें सुनाई देने लगी थीं। लोगों में खुसुर फुसुर होने लगी थी। पर मदन अपनी मेहनत पर जीने वाला स्वाभिमानी युवक किसी बात से नहीं डरता था और न ही किसी की परवाह करता था। चमेली ने भीतर आकर मदन की तरफ याचनाभरी निगाह से देखा। इससे पहले मदन कुछ कहता, वह झुककर उसके पैरों से लिपट गई। चमेली के इस तरह लिपटते देख मदन को अभी अभी सेंकी हुई धूप की गर्माहट दोबारा महसूस होने लगी और वह रोमांचित सा हो रहा था। पर उधर इस सब से बेखबर चमेली उससे सुबक सुबक कर बोली, मेरा पति हर बात पर शक करता था। मैं वहां से भाग आई, अब मैं वापस लौटकर नहीं जाना चाहती। आप मुझे अपनी शरण में ले लो तो बची उम्र भी जैसे तैसे काट लूंगी। मदन उसके लगातार स्पर्श से यूं भी मदहोश सा हुआ जा रहा था। वह अपने आप को सहज करने की कोशिश करने लगा और उसने बालक को प्यार से पुचकार कर कहा, आओ ना, मेरे पास आओ। मदन के शब्दों ने उस बालक पर जादू सा काम किया। वह बालक शायद जन्मों से इस मनुहार की ही तो कामना कर रहा था। प्यार का संकेत मिला और वह मदन की छाती से लिपट गया। मदन ने आंखें बंद कर लीं। उसको एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे चमेली ने आकर उसे जकड़ लिया हो। कुछ पल के लिए वहां खामोशी सी छाई रही। पैरों पर चमेली और गोदी में मासूम बालक था। मदन इस आनंद को छक कर भोग रहा था। अचानक चमेली ने उठकर कहा, कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं, तुम आराम से यहाँ रहो, मदन ने अपनी आवाज में प्यार छलकाते हुए कहा। तो चमेली के बदन में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वह रास्ते की थकान भूलकर कच्चे मकान को देखती रही और इधर-उधर जाकर उसने रसोई खोज ली। मदन ने कहा, तुम थकी हुई हो, मैं कुछ चाय दूध गर्म करता हूँ। चमेली मदन की ओर देखकर जोर से बोली, बस अब मैं सब कर लूंगी। मदन यह सुनकर निश्चिंत हो गया और वह बालक के साथ खेलने लगा। चमेली जरा सी देर में चाय दूध सब तैयार कर लाई। चमेली और मदन चाय की चुस्कियां लेने लगे। बालक दूध का गिलास गटागट पी गया और शरीर में ताकत आते ही यहाँ वहां दौड़ने लगा। मदन का सूना घर किलकारी से गूंज उठा जैसे कोई उत्सव हो। मदन के इस कच्चे मकान में रसोई और गोदाम के अलावा 3 कमरे और भी थे। एक कमरा चमेली ने ले लिया। इस दौरान 2 से 4 दिन गांव के लोगों ने किसी न किसी बहाने मदन के आंगन की ताकझांक भी कर ली, पर आखिरकार सब लोग समझ गए कि चमेली मदन की शरणागत है और मदन को इस मामले में किसी की राय, सलाह-मशवरा आदि कतई नहीं चाहिए।
चमेली को आए 7 से 8 दिन हो गए थे। वह अपने कच्चे मकान के उसी कमरे में रहता जहां चमेली रहती। मदन चमेली के साथ जन्नत सा सुख पा रहा था और वह कमरा मदन को किसी परीलोक से कम न लगता था। अब चमेली ने इतना प्यार लुटा दिया तो मदन भी पीछे नहीं रहा। शहर से बादाम, काजू, अखरोट, कपड़े लत्ते, मखमली बिस्तर और कई खिलौने लाकर उसने चमेली के बालक को निहाल कर दिया था। मदन ने उस बालक का नाम रखा था कमल। चमेली को कमल नाम इतना भाया कि वह अपने इस बालक का असली नाम बिल्कुल ही भूल गई। लगभग 1 महीना हो गया था और अब हालात इतने हसीन थे कि चमेली सुबह शाम कुछ नहीं सोचती थी। जब भी तड़पकर मदन पुकार लगाता, चमेली उसके लिए गलीचा बनने में पल भर की देरी नहीं करती थी। चमेली ने तो उसका पुनर्जागरण कर दिया था। चमेली उसकी मांग पर उफ न करती तो मदन ने भी उसे सिर आंखों पर बिठाया। इन दिनों मदन को यह पूरी दुनिया जैसे फूलों का बाग लगती थी। चमेली 2 समय भोजन पकाती और बाकी का वक्त मदन उसको एक तिनका तक न तोड़ने देता था। भैंसों का गोबर उठाने, वहां साफ सफाई करने और रसोई के सब छोटे बड़े बर्तन वह खुद खुशी खुशी मांजता था। चमेली ने भी गांव में सहेलियां बना ली थीं। जब मदन गांव से बाहर होता तो चमेली का जी उचटने लगता और कभी कमल को लेकर तो कभी उसको सुलाकर वह यहाँ वहां इधर-उधर आने जाने लगी। एक दिन मदन ने कमल को गांव की पाठशाला में दाखिला दिला दिया। वहीं सुबह दूध और दोपहर को बढ़िया खाना मिलता था। चमेली अब और खूबसूरत हो गई थी। 3 महीने गुजर गए। एक दिन मदन को सदमा लगा, जैसे वह आसमान से गिरा। हुआ यूं कि चमेली रातों रात गायब हो गई। खूब पता लगाया तो खबर मिली कि वह बगल गांव के एक छोरे के संग मुंबई भाग गई। दोनों अपनी मर्जी से गए थे और चमेली मदन के घर से 1 रुपया तक न ले गई, बस उसके 2 समय के कपड़े वहां नहीं थे। घर पर सब सामान सही सलामत पाकर मदन ने चैन की सांस ली, मगर अब वह और कमल अकेले रह गए। चमेली उसे धोखा दे गई, इसीलिए शोक करना मूर्खता ही होती। पर जीवट वाले मदन ने हार नहीं मानी और उसने कमल को ही अपना जीवन मान लिया। मदन उसे खुद स्कूल छोड़ने और लाने जाता, बाकी समय उसकी भैंसें तो थीं ही जो उसको बिजी रखती थीं। हौले हौले मदन और बालक कमल एक दूजे की छवि बनते गए। बालक कमल 10 वर्ष का हुआ तो उसको नई नई बातें पता लगीं। वह पढ़ने में अच्छा था और मेवे फल फूल खाकर मजबूत शरीर का धावक भी था। एक दिन कमल मदन से सैनिक स्कूल में पढ़ने की जिद करने लगा। मदन ने उसकी पूरी बात सुनी। मदन को कोई दिक्कत नहीं थी, यह तो गर्व की बात थी। मदन ने खुशी खुशी दौड़ भाग कर सैनिक स्कूल का प्रवेश फॉर्म भर दिया। परीक्षा में कमल का चयन हो गया। मदन उसको छात्रावास छोड़कर वापस लौटा और 1 से 2 दिन बेचैन रहकर फिर से खुद को यहाँ वहां उलझाकर भैंसों के काम में मन लगाने लगा। कमल और चमेली दोनों ही बारी बारी से मदन के सपनों में आते थे। वैसे कमल की तो नियम से चिट्ठी और फोन भी आते थे। 2 महीने तक तो लंबे अवकाश में कमल उसके पास आकर रहा। कमल मदन को सैनिक स्कूल के कितने किस्से सुनाता रहता था। मदन को लगता कि चलो जीवन सफल हो गया। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। कमल जब 14 वर्ष का हुआ तो उसे वहां पर मेधावी छात्र की छात्रवृत्ति मिलने लगी। अब वह पढ़ने लिखने के लिए मदन पर कतई निर्भर नहीं था। मदन इस साल इंतजार करता रहा, पर न तो कमल खुद ही आया और न ही उसका फोन आया। अब तो उसके चिट्ठी फोन आने सब बंद हो गए थे। मदन को अब कुछ अवसाद सा रहने लगा, पर वह चमेली के धोखे को याद करके कमल का यह व्यवहार झेल गया। अब उसको काम करने में आलस आने लगा था, खास तौर पर भोजन पकाने में। इसलिए कुछ सोचकर उसने घरेलू काम में मदद के लिए एक कामवाली रख ली। वह मदन से कुछ अधिक उम्र की थी और खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरह सब
काम करने लगी। एक दिन खाट पर लेटा मदन सोच रहा था कि आज कमल होता तो 20 बरस का होता। और चमेली चमेली कहाँ होगी, यही सोचते हुए वह अचानक खाट से उठ बैठा तो सामने कामवाली को खड़ा पाया। वह कामवाली एक गिलास चाय बनाकर ले आई थी। मदन की आंख से आंसू बह रहे थे। उसने नजदीक जाकर वह आंसू अपने आंचल से पोंछ दिए और मदन अचानक ही एकदम भावुक सा हो उठा। उसने संकेत से कुछ याचना की, फिर दोनों गले लगकर काफी देर तक यूं ही बैठे रहे। मदन बहुत ही कोमल दिल वाला और बड़ा ही भावुक है, यह बात इन 3 महीनों में वह अनुभवी स्त्री भांप गई थी। अब कुछ सिलसिला यूं बनने लगा कि वह कामवाली चमेली के उस कमरे में ले जाकर मदन को कभी भी सहला दिया करती, तो कभी प्यार से पुचकार देती और कभी भी मदन के आग्रह पर सारा काम यूं ही रहने देती। बस मदन को छाती से चिपटाकर उसका दुख दर्द पी जाती थी। उस दिन भोजन मदन पकाता और एक ही थाली में दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेते, पर पूरे तृप्त हो जाते थे। इसी तरह 1 साल और गुजर गया। मदन अब फिर से आनंद में रहने लगा था। गांव वालों की खुसुर फुसुर और ताक-झांक चल रही थी, पर इससे वह न तो कभी घबराया था और न ही आगे डरने वाला था। उसकी कामवाली तो अपने खून पसीने की रोटी खा रही थी। वह किसी अफवाह पर कान तक न देती थी। हर समय मौज में रहती और मदन की मौज में तिल भर कमी न आने देती थी। एक दिन सुबह सवेरे वह मदन को सहलाकर चाय उबाल रही थी कि एक आहट हुई। मदन उठकर बाहर गया तो 2 लोग बाहर खड़े थे, एक कमल और गोदी में तकरीबन 2 साल का प्यारा सा बालक। मदन ने मन ही मन सोचा कि वाह बेटा, नौकरी ब्याह सब कर लिया और खबर तक नहीं दी, पर वह सिर झटककर अपने विचार बदलने लगा। उसका दयावान मन जाग गया। मदन को कमल से नाराजगी तो थी, पर नफरत नहीं थी। वह बहुत ही प्यार से उसे भीतर लाया। कमल ने सब राम कहानी सुना दी। वह अफसर हो गया था, पर पत्नी बेवफा निकली। वह किसी रसोइये के साथ भाग गई थी। अब यह नन्हा बालक किसके भरोसे रहेगा, कहकर कमल सुबक उठा। कुछ देर बाद कमल के हाथों में चाय का गिलास आ गया था और बालक को एक सुंदर पर अधेड़ महिला गोदी में खिला रही थी। मदन से 100 झूठी सच्ची बातें करके कमल उसी दिन वापस लौट गया। मदन का जीवन एक बार फिर रौनक से भर उठा था। कितने बरस बीतते गए और बूढ़ा मदन उस बालक को बचपन से किशोरावस्था में जाता देख रहा था। यह बालक तो कमल से कई गुना मेधावी था, पर वह गांव की मिट्टी से बहुत लगाव रखता था। गांव छोड़ना ही नहीं चाहता था। लगभग 56 बरस की बूढ़ी हो चली कामवाली अम्मा अब मदन के पास स्थायी रूप से रहने लगी थी। अब मदन और वो उस बालक का जीवन आधार थे। उनका गांव तो अब बहुत बेहतरीन हो गया था। बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर थीं। एक दिन मदन अपनी कामवाली के साथ किसी सामाजिक समारोह में गया तो वहां एक फौजी मिला। बातों से बातें निकलीं तो खुलासा हुआ कि वह कमल को जानता था। उसने कमल की हर काली करतूत बताई और खुलासा किया कि कमल न जाने कितनी औरतें बदल चुका है। वह अफसरों की कमजोर नस का फायदा उठाता है और खुद भी गुलछर्रे उड़ाता है। वह अनैतिक हो चुका है। इतना बुद्धिमान है, पर बहुत ही गलत रास्ते पर है। मदन चुपचाप सुनता रहा। उसको सुकून मिला कि अच्छा हुआ जो कमल का बेटा यहाँ पर नहीं है। सुनता तो कितना परेशान होता। मदन को इस बात का अंदेशा था क्योंकि कमल ने कभी एक नया पैसा इस बालक के लिए नहीं भेजा, कभी एक फोन तक नहीं किया था। मदन ने उस फौजी युवक को अपना फोन नंबर दिया और उसका नंबर भी ले लिया। कुछ सप्ताह और बीत गए। एक दिन सुबह सुबह ही मदन के पास फोन आया कि कमल की किसी रहस्यमयी और अज्ञात बीमारी से अचानक मौत हो गई है। मदन ने संदेश सुनकर फोन काट दिया।
उसने उस रोज अपना सारा काम उसी तरह से किया जैसे वह पहले किया करता था। बालक भी पाठशाला से लौटकर खा पी कर खेलने चला गया। उस दिन मदन की शाम एक सामान्य शाम की तरह गुजरी। मदन ने एक पल को भी कमल का शोक नहीं मनाया। अब कमल और चमेली उसके लिए अजनबी थे।